हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम क्लास को शुरू कर रहे हैं वो हमारा आया क्रम है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, यानी कि आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट क्लास है। अभी लास्ट क्लास कैसे कि जो उसका पूरा खाका था, खाका दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर जो था वो आज हम कवर कर जाएंगे। कल से मैं, यानी आज से, एक तो छोटा सा पतन तो जैसे आप पीछे देख रहे हैं, जैसे मैं आज से ही आप लोगों को इसके फैक्चुअल पॉइंट बताना शुरू कर दूंगा। और वो जो फैक्चुअल पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज हुई। ये गैर आर्य सभ्यता थी तो क्यों गैर आर्य सभ्यता इसे कहते थे, है ना। तो वो फैक्चुअल पॉइंट रह जाएंगे, वो सब आप लोगों के, उसे हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। बाकी बच्चों याद रखें आप जितना मैंने पढ़ाया है। अब जब मैं आपसे रेलवे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सारा नोट्स में है, नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं। तो जो वहाँ क्वेश्चंस थे वो भी मैंने कवर करवाए हैं, जो आ सकते हैं वो भी कवर करवाए हैं। अब जो करंट के क्वेश्चंस होंगे ना वो भी मैं कवर करवा दूंगा आप लोगों को। जो नई चीज आएगी तो सब फैक्चुअल में कवर हो जाएगा। तो आज हमारा लास्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, और यहीं से स्टार्ट होगा हमारे फैक्चुअल पॉइंट्स जो और भी इसके अंदर महत्व रखते हैं। देखो there is no there is no one reason for its decline. It collapsed and again returned to rural civilization. Opinion of scholars regarding its fall. सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, इसका टाइम पीरियड हमने देखा था लगभग 2500 से 1900 या 1750, लगभग 1750 ही मानते हैं, 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके पतन में ये बताते हैं बच्चों कि या तो यहाँ पर कोई बाह्य आक्रमण हुआ है, कि बाहर से कोई प्रजाति आई और उन्होंने इस सभ्यता को समाप्त कर दिया, या कहते हैं बाढ़ का कारण है कि बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई है। कोई कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, उससे ये जो सभ्यता थी खत्म हो गई है। कोई कहते हैं इसमें भूतात्विक परिवर्तन हुआ है, यानी कि भूमि से रिलेटेड कुछ परिवर्तन हुआ तो उससे ये सभ्यता खत्म हो गई है। तो कुल मिलाकर इस सभ्यता के पतन के बारे में ठीक ठाक जानकारी नहीं जुटा पाए, इसलिए जो विद्वानों के मत हैं उन्हीं के आधार पर बता देते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, अब समझना यहाँ पर जब इसका पतन हुआ ना तो ऐसा नहीं होता कि सभ्यता खत्म ही हो गई। पहले थी ये नगरीय सभ्यता, और जब इसका पतन हुआ बच्चों तो ये फिर ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट हो गई। और आज भी हम इस सभ्यता से जुड़ी चीजें देखते हैं। आपने यहाँ पर मूर्ति पूजा देखी थी, वो मूर्ति पूजा आज भी है। धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्नान देखा था, वो स्नान आज भी है, जो मैंने स्नानागार के बारे में बताया, है ना। पशुपति के रूप में एक देवता की पूजा करते थे, उन्हें शिव की उपासना दी है, शिव भगवान की, जिन्हें हम आज भी पूजते हैं। इसका मतलब है ये सभ्यता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, और इसी सभ्यता ने आगे आने वाली पीढ़ियों में ये सभ्यता रम गई, और आज भी हमें इस सभ्यता की जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं किसमें, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में। तो कुल मिलाकर के ये सभ्यता पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी। हमें इस प्रकार से समझना चाहिए चीजों को। कोई भी चीज आप सोचो एकदम कैसे बाढ़ भी आएगी तो कितना बहा के लेके जाएगी, सबको थोड़ी बहा के ले जाएगी। और अगर बहेंगे भी तो कुछ तो ऐसे रहेंगे जो जीवित रहेंगे। अब जब जीवित रहेंगे तो जो नगर था, नगर तो पूरा टूट जाएगा बाढ़ से। जब नगर पूरा टूट जाएगा तो दोबारा से उसका स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, सब चीज बनाएंगे। तो ये नगरीय सभ्यता से दोबारा ग्रामीण में कन्वर्ट हो गए, और फिर धीरे 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 आते आते हम वैदिक सभ्यता से जुड़ जाएंगे। और वैदिक सभ्यता में भी हमें इसे कुछ ना कुछ छाप दिखती चली जाएगी, और आज तक हमें इसे कुछ ना कुछ दर्शन करते रहते हैं, जैसे मूर्ति पूजा आज आ होती है। तो मानो पूर्णतः कोई चीज समाप्त नहीं होती, ऐसा हमें सोचना चाहिए। पूर्णतः कैसे समाप्त, तो सोचो कभी भी कोई चीज पूर्णतः समाप्त नहीं होती, वो आने वाली पीढ़ी में रमती चली जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जो विद्वानों के मत हैं हम उनको देख लेते हैं कि किस विद्वान ने क्या कहा। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर एक बार देख लें, सबको ठीक से दिख रहा है तो चेक कर लेते हैं इसे। हाँ सही है। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बच्चों इसको कहा आर्यों का आक्रमण, यानी कि बाहर से आर्य आए,
आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। और आर्य जो थे, जो आर्यों की सभ्यता थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। हम ध्यान रखेंगे, कई बार आता है सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से किस प्रकार भिन्न थी, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि आर्यों की जो थी वो ग्रामीण थी, इसलिए ये इससे अलग है। बाकी बातें फैक्चुअल पॉइंट में करते चले जाएंगे, है ना। तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, एसआर राव, इन लोगों ने, सब ने, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, जॉन मार्शल, है ना, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने, इन्होंने, इन दोनों ने बताया आर्यों का आक्रमण, ये अलग बाढ़ के कारण इन्होंने बताएंगे। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि आर्यों का आक्रमण से आर्य यहाँ आए, उन्होंने इस सभ्यता का विनाश कर दिया, यानी कि झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, समझो, है ना, लड़ाई झगड़ा करके इन्होंने युद्ध किया होगा, युद्ध करके सभ्यता को निपटा दिया। ऐसे कौन कहते हैं, ऐसे कहते हैं गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके और एस आर राव, ये विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ के कारण से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण से हो रहा है, या आर्यों के आक्रमण से हो रहा है, ये दोनों चीज विद्वान बता रहे हैं। कुछ विद्वान कहते हैं, जैसे ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, ये कहते हैं जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु में चेंजेस हो रहा था। अब समझे, आर्य जो थे, वो आर्य जिस प्रकार से रहे उस समय जलवायु डिफरेंट थी, यानी कि इतनी गर्मी नहीं होती होगी, सर्दी जैसा मौसम रहता होगा लगभग लगभग, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। और जलवायु चेंजेस, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आदमी व्यक्ति बढ़ता जा रहा है, तो जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज जिसे बोलते हैं, है ना। तो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा कुछ क्लाइमेट बन गया होगा कि इन लोगों को आदत होगी ज्यादा, लगभग ठीक ठाक मौसम में रहने की, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अब या तो ज्यादा गर्मी बढ़ी या ज्यादा सर्दी बढ़ी, तो उस वजह से ये लोग ठीक से सरवाइव नहीं कर पाए, तो जलवायु परिवर्तन बता दिया। तो सबके अलग मत है, कोई जलवायु परिवर्तन बता रहा है, तो कोई बाढ़ का कारण बता रहा है, तो कोई आपको बाह्य आक्रमण यानी कि आर्यों का आक्रमण बता रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, इन्हें याद रखना आप लोग। तो जलवायु परिवर्तन, एच आर साहनी, ये जो एच आर साहनी है, ये एच आर साहनी नहीं बच्चों, ये एम आर साहनी, ठीक कर देते हैं इसे, तो एम है, एम लिख दो, एम आर साहनी है। इन्होंने भूतात्विक परिवर्तन बताया कि भूतात्विक जो परिवर्तन है उसकी वजह से क्या हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस पाटन का कोई एक कारण नहीं है, पाटन नहीं है, ये पतन है, पतन, इसके पतन का कोई एक कारण नहीं है, इसका पतन हुआ और फिर से ग्रामीण सभ्यता में ये पहुंच गई। तो मैंने बताया ना कि नगरीय से फिर ग्रामीण में पहुंच गई, बताया कैसे पहुंच गई, बैक करके आप दोबारा सुन सकते हैं, है ना, पहुंच गई। और इसके पतन से संबंधित विद्वानों के मत ये रहे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्यों का आगमन, भूतात्विक परिवर्तन, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। किस प्रकार हमने स्टार्ट करवाई थी, हमने स्टार्ट कराई थी आपको ये नवपाषाण काल के अंत से, है ना। और नवपाषाण काल का एंड चल रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्टार्टिंग हो रखी थी, यानी कि ताम्र पाषाण काल से मैंने इसे स्टार्ट करवा दिया था, और आज लाके मैंने इसका समापन कर दिया है। अब यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, इसे बार बार पढ़ें। अब जब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, जो क्वेश्चन हमारे डिस्कस होंगे, आज क्या है हमारा, बुधवार, है ना, बृहस्पति और शुक्र, शायद मुझे इसमें 2 क्लासेस और लेनी है फैक्चुअल क्लासेस की। शनिवार को हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, अगर हो पाई तो, नहीं तो अगर इसमें कुछ रहेगा तो उसको देखें। और सोमवार को हमने जितना पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता तक और पाषाण काल तक, जितना हमने पढ़ा है, हम इन सब पे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे, आधे घंटे में, 40 मिनट में, 1 घंटे में, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपनी वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक काल को, ठीक है। तो ये फिर क्लास आपकी खत्म, धन्यवाद, है ना। अब चलते हैं हम आगे इसके फैक्चुअल पार्ट्स पे, चलो। देखो बच्चों, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका फैक्चुअल पोर्शन, सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य। अब इसमें तथ्य है तो याद ही रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे
क्वेश्चन पूछा हुआ है ये C14 की खोज किसने की थी? एक बार आप इसे देखो, मैं चेक कर लूँ ठीक दिख रहेगा ये। हाँ, सही दिख रहा है। जैसे C14 की खोज किसने की थी? तो जो C14 था बच्चों, C14 मैंने बताया था क्या था, कार्बन डेटिंग, जिससे हमें पता चलता है पुरातत्व के बारे में कि कोई चीज कितनी पुरानी है। तो C14 की जो खोज की थी वो अमेरिका के रसायन शास्त्री थे वी एफ लिवी इन्होंने 1946 में की। याद रखेंगे, C14 यानी कार्बन डेटिंग, C14 बोल दो, रेडियो कार्बन बोल दो या कार्बन डेटिंग बोल दो। इसकी खोज किसने की थी? वी एफ लिवी ने 1946 में की थी। और इस पद्धति के अनुसार यह बताया गया है कि कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। यानी कि कार्बन 14 की मात्रा किसी तत्व में जितनी कम रहती है उसके आधार पर बताया जाता है कि वो जो अवशेष है वो कितना पुराना है। तो ये था C14 के बारे में। इसे मैंने पहले वाले क्लास में डिस्कस भी कर रखा है। कैसे C14 से आप लोग किसी की एज का पता लगाते हैं, है ना। जैसे कि जो अब वहीं पे मैं देख लेना, अब यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो C14 की खोज किसने की थी? रसायन शास्त्री वी एफ लिवी ने की थी, 1946 में की थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी के तौर पर द्रविड़ को देखा जाता है। कई बार कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता बसाई थी वो द्रविडियंस से बसाई थी। और बच्चों, द्रविड़ जो है वो हमारे साउथ में जो है ना, ये जो चेन्नई है ना, चेन्नई है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं इन्हें द्रविडियंस कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? द्रविडियंस कहते हैं। जब मैं आपको दक्षिण भारत पढ़ाऊंगा इतिहास में तब हम द्रविड़ की बात करेंगे। ठीक है। तो द्रविड़ तो कुछ बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किसने बसाई? द्रविड़ों ने बसाई। यानी कि यहाँ पे जो लोग थे वही नीचे जाके साउथ में बाद में बस गए, ऐसा कहा जाता है। धौलावीरा को यूनेस्को ने, अब मैंने धौलावीरा पढ़ा रखा है आप लोगों को, तो आप मुझे बताएंगे धौलावीरा कालीबंगा कहाँ पड़ता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और कुछ बच्चे हैं, जैसे एक लड़का है वो हमें रेगुलर आंसर करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बार बार उस लड़के से यही कहता हूँ कि बेटा आप अच्छे से पढ़ो, कंफर्म आपका नंबर आएगा। मुझे खूब अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हैं तो आप यकीन मानना पक्का आपका नंबर आएगा। और मैं बहुत आपको देख के ही बहुत उत्साह जगता है मेरे में, तो आपको देख के मैं और अच्छा कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, कि ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ठीक है। देखो, ऑफलाइन में बच्चे सामने होते हैं ना, फिर इंटरेक्ट ज्यादा होता है, ज्यादा एक्सप्लेन होती है, कुछ कुछ पूछता है, कई बच्चा कुछ पूछता है। ऑनलाइन में मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए कि आप वहां पे बैठ के ये बोलो अरे यार ये तो पढ़ाया नहीं था, आ क्या गया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप देख रहे हो, है ना, तो देखना मैंने आपकी कोई सीक्वेंस टूटने नहीं दी है, बहुत अच्छे ढंग से चीजों को कवर करवाता हुआ मैं गया हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है 2021 में, और ये 40वां स्थान है। ये कौन सा स्थान है? 40वां। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का ये 40वां स्थान था धौलावीरा। तो याद रखेंगे, यूनेस्को ने धौलावीरा को किसमें रखा है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। कालीबंगा से जुटे हुए खेत वह नक्काशीदारी ईंटों के साक्ष्य मिले हैं कि ईंटों पे कुछ ना कुछ नक्काशी कर दी गई, कुछ ना कुछ पेंटिंग कर दी गई है। तो कालीबंगा से क्या मिले हैं? जुते हुए खेतों के प्रमाण। याद रखेंगे, जुते हुए खेत के प्रमाण। फैक्चुअल पॉइंट में मैं कम कम पढ़ाता हुआ जाऊंगा जिससे आप याद हो जाए आपको। धौलावीरा यूनेस्को, और कालीबंगा जुते हुए खेत, कालीबंगा जुते हुए खेत। ठीक है ना। आगे देखो जरा, ऐसा ही दिख रहा है आप लोग? सही दिख रहा है। अब देखो, अग्निकुंड लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से भी मिले हैं और कालीबंगा से भी मिले हैं। अग्निकुंड भी, जब अग्निकुंड के साक्ष्य मिला है तो मैंने बताया था ऐसे भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे स्वास्तिक भी मिला है ना। और अग्निकुंड और स्वास्तिक होने का प्रमाण है कि ये सूर्य देव की पूजा करते थे, इस तरीके से सूर्य देव की पूजा किया करते थे, तो इसके साक्ष्य बताए जाते थे। पशुपति नाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मैंने बताया था पशुपति यानी कि एक मूर्ति मिली थी जिसके दाएं और बाएं पक्ष पर पशुओं की आकृति अंकित थी। तो उसी पशुपति को आज हम शिव की
आकृति मानते हैं। तो पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिए, चीजों को समझते चलो। C14 VF लिवी, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को लगभग द्रविड़ भी लोग कहते थे। धोलावीरा को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले हैं। अग्निकुंड लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड। ठीक है, समझ में आया। और पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपतिनाथ की 3 मुख की मूर्ति मिली है, मतलब पशुपतिनाथ की 3 मुख की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। एक नृत्य की कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, ये मैंने पढ़ाया था। नृत्य की कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए देखा गया है। ये भी बताया था कल ही आपको कि हड़प्पा में एक स्त्री के गर्भ से, मतलब जो स्त्री का गर्भ है उससे एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। और ये बताया गया है कि भाई ये उर्वरता की देवी है, इसको उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो अगर आपसे आए क्वेश्चन कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, तो बताइए सीधा हड़प्पा। आपसे पूछेंगे जुते हुए खेत, सीधा बताएंगे कालीबंगा। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर अग्निकुंड लोथल या कालीबंगा। ठीक है। मन के बनाने कारखाने लोथल व चन्नूदड़ो में थे। मन के मैंने बताया था, हार पहने जाते थे गले में, मन के जो थे, है ना, जो मन के मतलब पत्थर होते थे, स्टोन होते थे, उनको गले में हार पहना जाता था। तो मन के बनाने के कारखाने मिले हैं कहाँ पर? लोथल और चन्नूदड़ो में। ठीक है ना, लोथल और चन्नूदड़ो में। अभी लास्ट में चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो आया होगा तो। अच्छा, वो इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेगा आपको। हाँ हैगा, देखो ये है ना। अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे, आपको ये कल मिलेगा, कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा इस चीज को मैं। देखो मैंने यहाँ पे सारा ही लिख दिया, सब चीज लिख दी है इस चार्ट के अंदर कि हड़प्पा किस नदी पे, मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो, कालीबंगा, है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ घग्गर नदी पे, सब लिख दिया सब। तो ये कल वाली क्लास अभी एकदम नहीं। तो जो फैक्चुअल पॉइंट है उन पे बहुत अच्छे से ही काम करा है, आप लोगों को याद हो जाए इसलिए। ठीक है। तो अब अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा, पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो, नृत्य कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से आयताकार मोहर मिली है। आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से क्या दिखाया है? पौधा निकलता हुआ दिखाया है। और मन के बनाने कारखाना लोथल का चन्नूदड़ो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखेंगे, मन के बनाने कारखाना लोथल और चन्नूदड़ो। ठीक है, आगे आ जाओ। ये देखो, ये मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा इसलिए, जिससे कि आपको इतना याद हो जाए। फिर जब मैं कल आऊंगा तो पहले पूछूंगा आप लोगों से कि जो कल के फैक्चुअल पॉइंट थे बताएं फटाफट से। और जो बीच जो मैंने बोला ना गैर आ रहे हैं, उनको लिख लेना, नोट कर लेना अच्छे से। अब देखो यहाँ पर सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक, इसको बोस्टोफैडन भी बोलते थे। बोस्टोफैडन, शायद मैंने इसमें लिखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है ये। बोस्टोफैडन तो स्टेटमेंट होते बच्चे, एक बार मैं देंगे, मैं लिख दूंगा उसको। बुस्टोफैडन आएगा आगे, फिर मैं यहाँ पे लिख भाव चित्रात्मक बोलो, ये इसको हम बोले थे बुस्टोफैडन। बुस्टो बुस्टोफैडन, फैडन, बुस्टोफैडन या बोस्टोफैडन भी बोल देते हैं कुछ कुछ। बोस्टोफैडन बोल दो, बुस्टोफैडन बोल दो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पूछी जाएगी कैसी है, तो आप बताएंगे भाव चित्रात्मक, पहला पॉइंट। दूसरा बोस्टोफैडन, दूसरा पॉइंट। फिर ये होती कैसे थी? एक बार तो लिखी जाती थी बच्चों ये राइट से लेफ्ट, यानी एक बार तो ये ऐसे लिखी जाती थी, सेकंड लाइन ऐसे लिखी जाती थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब सोचो कैसे लिखा जाता था? पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू ऐसे लिखी जाती थी। इसको बोलते थे भाव चित्रात्मक या बोस्टोफैडन। और इसमें ज्यादातर सिंबल का यूज होता था। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी पेचीदा थी, सॉरी लिपि इतनी पेचीदा थी कि इसे पढ़ा ही नहीं जा सका, तो इसलिए बोलते ये पढ़ी नहीं गई थी। और ये पीरियड चल रहा था आद ऐतिहासिक काल का। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्लियर करा था।
अब सिंधु सभ्यता में घर के दरवाजे व खिड़की सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मतलब इतना वेल डेवलप्ड बना रखी थी सभ्यता की जो घर के दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, ना कि घर के आगे की तरफ खुलते थे। अब इसी में देखना, इसी के अंदर एक चीज है जिसे याद रखना है आपको, लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। ये फैक्चुअल पॉइंट बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, सिवाय एक को छोड़कर, वो था लोथल। तो जो लोथल था, लोथल से जो दरवाजे थे, लोथल नगर के जो दरवाजे थे वो किधर की तरफ खुलते थे, वो खुलते थे पीछे की तरफ खुलते थे, यानी कि मुख्य दरवाजे जो थे सड़क की तरफ खुलते थे। लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। बाकी सारे जो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं, बैक साइड में, सड़क के सामने नहीं खुल रहे। लेकिन लोथल ऐसा था जो कहाँ खुल रहा, सड़क के मुख्य द्वार के सामने खुल गए। दैट मीन्स दरवाजे मुख्य सड़क पर भी खुलते थे। इसे याद रखेंगे बच्चों। दोबारा बोल रहा हूँ, सिंधु सभ्यता में घर के दरवाजे व खिड़की सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, परंतु लोथल नगर के दरवाजे, लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या। यहाँ के लोग ये मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी, जबकि ये जो था ये पश्चिम एशिया के आसपास से मंगाते थे। लेकिन जो कपास था, कपास इन्होंने खुद उगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य फसल कपास जो इन्होंने खुद उगाया था, ये याद रखेंगे। तो गेहूं गेहूं और जौ और कपास खुद उगाते। यहाँ के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद, मिठास के लिए किसका, शहद का। उस समय मिठाई बनाने थोड़ी आती होगी, खुद सोचो, ये थोड़े दूध निकालेंगे फिर उसका क्या बोलते हैं, मावा बनाएंगे, मावा बना चीनी में ले भाई बर्फी बना ली, ऐसा थोड़ी हो रहा है भाई, है। इस समय क्या, शहद, पता चला मधुमक्खी है, ऐसा होता होगा, समझो कि जैसे मधुमक्खी है। अब भाई सोचा भाई ये क्या है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते में जैसे हाथ वाथ लगाया होगा तो पहले बार तो चिपट गई होंगी, तो समझ में आ गया अरे यार कुछ गड़बड़ है। अगली बार पूरी तैयारी के साथ गए होंगे, है ना, तो शायद मधुमक्खी का छत्ता तोड़ा होगा, तोड़ कर उसमें शहद देखा होगा तो उसे खा के देखा होगा। तो इस तरीके से विकास होता है व्यक्ति का, एकदम थोड़ी विकास इस तरीके से। तो फिर इन्होंने मिठास के तौर पे कर लिया, शहद दिया। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत अच्छा। अब यहाँ तक का जो पॉइंट है, मैं सोचता हूँ आपको पहले यहाँ तक का इसे याद करना चाहिए। कुल मिलाकर ये हमारी 5 स्लाइड हो गई है ना। हाँ, तो इसे आप यहाँ तक याद, है ना। लगभग 20 मिनट की वीडियो बनी, 20 या 22 मिनट, है ना। तो चलो एक स्लाइड और कर लेते हैं, इसमें 25 मिनट कर लेते हैं, थोड़ा और याद हो जाएगा आप लोगों को, याद कर लेना। कल मैं सारा पहले आकर पूछूंगा, और जो कमेंट में बच्चा बताएगा मुझे समझो वो बढ़िया कर। अब मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली से मिले हैं। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली से मिले, सब जगह है। एंड वाली जो क्लास में मैंने चार्ट दिखाया था ना, उस चार्ट में सब बताऊंगा ये जगह कहाँ पर। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना, मिट्टी से बने हल मिले हैं कहाँ से, बनमाली से। चावल के दाने रंगपुर व लोथल से मिले। चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर और लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले, ये भी याद रखेंगे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और घोड़े के अस्थिपंजर सुतकोददा, कालीबंगा व लोथल सब जगह से मिले हैं। सुतकोददा, कालीबंगा और लोथल, किसके, घोड़े के अस्थिपंजर सुतकोददा। सुतकोददा में एक छोटी मात्रा है, सुतकोददा, कालीबंगा, लोथल, ये आप याद रखने हैं। देखो यार, ये फैक्चुअल पॉइंट है कि कौन सी जगह कहाँ मिल रही है। अब इसको मैं याद नहीं कर पाऊंगा ना, वैसे आप बार बार पढ़ें, बार बार अच्छे से वीडियो देखें, है ना, और इसको अपने दिमाग में रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल के साक्ष्य लोथल, घोड़े के अस्थि पंजर इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से बने साक्ष्य बनमाली इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। तो लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, और अस्थि पंजर भी मिले हैं इसके, घोड़े के। तो सारे पॉइंट कवर हो गए, अस्थि पंजर हैं लोथल से। तो ये फैक्चुअल पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। तो आज हमारी क्लास फैक्चुअल पॉइंट पे चल पड़ी है। अब सिर्फ फैक्चुअल ही पार्ट पढ़ेंगे हम, कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मिली है, ठीक है। और लास्ट में हम सीधी देख लेंगे कौन सी जगह किस नदी के तट पर है, किसने खोज की थी और कहाँ पर थी, ठीक है भाई।
तो इस खत्म होती है हमारी आज की क्लास। कल मिलते हैं आगे इन्हीं फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ। यहाँ तक याद रखेंगे, जब मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं तो आप धड़ाधड़ आंसर बताएंगे, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो याद रखेंगे, आप देखना डिस्कस करोगे क्वेश्चन मुझसे तो आप बोलोगे यार बिल्कुल सही पढ़ाया था, ये तो सारे क्वेश्चन आ गए हमारे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अभी रुकेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो आपको कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों, चलो हरे कृष्णा।